उस्मा की उम्र वैसे तो सिर्फ 23 साल है, मगर उनके इरादे चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत हैं। उन्होंने 17 यतीम बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी उठाकर पूरी दुनिया को एक खामोश पैगाम दिया। हम लोगों ने प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हर चीज़ मैनेज हो रही होती है। अगर सिविल केयर होम के अंदर कोई भी बच्चा आ रहा है तो वो अपना नसीब अपने साथ लेकर आता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपकी होस्ट हिरा नवीद। और नाजरीन, आपको लग रहा होगा कि आज मैं किसी के घर में एंटर होने जा रही हूँ। जी हाँ, ये घर है, लेकिन उन 17 यतीम बच्चों का जिन्हें 23 साल की एक स्टूडेंट लड़की ने अडॉप्ट किया है, उन्हें गोद लिया है और ख़ुद उनकी कफ़ालत कर रही है। जी हाँ, ये सुनकर मैं ख़ुद भी हैरान रह गई कि एक 23 साल की लड़की जो कि एक स्टूडेंट है, वो किस तरह 17 बच्चों को गोद ले सकती है, उनकी परवरिश कर रही है और उनकी कफ़ालत भी कर रही है। यही देखने के लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। तो आइए चलते हैं, इस घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से 17 यतीम बच्चे जो हैं उनकी परवरिश यहाँ पर की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग बैठ जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ। क्या कर रहे हो बच्चों, आज क्या चल रहा है? गेम खेल रहे हो? मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? मज़ा आता है यहाँ पर? कैसा सब लोग ख्याल रखते हैं आपका? अच्छा, आप सब लोग दोस्त हो, फ्रेंड्स हो? अच्छा, स्कूल भी जाते हो या सिर्फ गेम खेलते हो यहाँ पे? स्कूल जाते हो? कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ओके, तो स्कूल जाने का शौक किस किस बच्चे को? ज़रा हाथ खड़ा करते अपना। तो यहाँ पर इनकी टीचर भी मौजूद है। आई थिंक इनकी आप केयर टेकर हैं यहाँ पर इनके? नहीं, इनकी टीचर हूँ। टीचर हैं, आप पढ़ाती हैं इन्हें? यस। तो कैसे है बच्चों का, मतलब अच्छा बच्चे रिस्पांस देते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा भी पढ़ते हैं और कुछ जो होते हैं थोड़े से लेज़ी हैं, और स्टडी में अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं। तो कैसे मैनेज करती हैं होम स्कूलिंग बच्चों की, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अभी काफ़ी छोटे हैं? जी, इनको स्टार्ट से मतलब थोड़ा सा अभी स्कूल वाला सिस्टम नहीं ना किया शुरू, कि इन्हें बस ABC पे लगाएं कि ये सब कुछ पढ़ें, वो सब कुछ पढ़ें। बस इन्हें चीज़ों से सीखते हैं ये, फिर उससे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से कार्टून्स देखते हैं, ABC वाले सॉन्ग्स, तो उसको कॉपी करते हैं, फिर वो गाते रहते हैं, फिर उससे सीखते हैं। अच्छा, तो ये जो है नाजरीन बच्चों का प्ले एरिया है जहाँ पर बच्चे जो है वो खेलते हैं। और यहाँ पर क्योंकि इन तमाम बच्चे जो 17 बच्चे हैं, इनकी यहाँ पर होम स्कूलिंग होती है, तो यहाँ पर एक स्कूल की क्लासरूम की तरह का यह एक छोटा सा कमरा बनाया गया है। गेम्स भी यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देख लें, अगर बच्चों के लिए टेबल मौजूद है, छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी चेयर्स हैं, और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि आई थिंक इन सभी बच्चों ने जो है वो मिलकर बनाई हुई हैं। तो ये एक अच्छा एक्टिविटी एरिया भी है बच्चों के लिए और एक क्लासरूम भी है। नाजरीन, ये तो एक्टिविटी एरिया था। एक्टिविटी एरिया से आगे की तरफ जाके देखते हैं, घर में देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है। तो एक्टिविटी एरिया के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमें एक घर की तरह का TV लाउंज नज़र आ रहा है। बच्चों के लिए ये एक एंटरटेनमेंट एरिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं TV लगाया हुआ है, जहाँ पर बच्चे जो है अपने फारिग वक्त में TV, कार्टून्स जो भी वो देखना चाहें अपनी पसंद से इस TV पर देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हमें देखें तो एक छोटा सा किचन है जहाँ पर बच्चों के लिए 3 टाइम जो है वो खाना बनाया जाता है। यहीं पर खाना बनता है और यहीं पर बच्चों को सर्व होता है। और यहाँ इसके साथ ही बच्चों के लिए बेडरूम्स भी मौजूद हैं। अंदर आपको थोड़ा सा दिखा सको, अगर कैमरामैन अंदर थोड़ा सा आ सके, तो यहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो बेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर कुछ कबर्ड्स हैं जहाँ पर बच्चे अपने थोड़े एसेंशियल्स वगैरह रख सकते हैं। बैग्स भी मौजूद हैं यहाँ पर बच्चों के। ओवरऑल एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों को दिया गया है। यहाँ पर बेड्स देख सकते हैं ऊपर नीचे बच्चों के मौजूद हैं, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो सोते हैं। अब मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ जिन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में इन 17 बच्चों को गोद लिया हुआ है, जो ये सब कुछ मैनेज कर रही हैं। ज़ीरो से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था और वो अकेले ही अभी भी जो है वो इन सारी बच्चों की कफ़ालत कर रही हैं और उनकी परवरिश कर रही हैं, और उनके लिए किसी माँ से कम नहीं है। उनके पास चलते हैं। उस्मा, 23 साल की उम्र में आपने तकरीबन 17 बच्चों को एक तरह से गोद ले लिया है, क्योंकि आप उनकी परवरिश भी कर रही हैं, उनके खाने पीने का ख्याल भी रख रही हैं, फिर उन्हें उनकी स्कूलिंग भी कर रही हैं। तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर रही हैं आप? अपनी स्टूडेंट भी हैं, ख़ुद भी पढ़ रही हैं। हम लोगों ने प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हर चीज़ मैनेज हो रही होती है।
शेड्यूल के अकॉर्डिंग बच्चे उठते हैं, स्कूल जाते हैं, जो स्कूल वाले होते हैं स्कूल जाते हैं, और फिर जिनकी होम स्कूलिंग हो रही है वो होम स्कूलिंग के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर केयर टेकर्स हैं जो इनकी 24 आवर्स इनकी लुक आफ्टर कर रही होती हैं। मैं खुद यहाँ पे मौजूद होती हूँ, स्टाफ यहाँ पे मौजूद होता है, तो मैनेज हो जाता है। ख्याल किस तरह से आया, क्यों लगा आपको कि आप इतने बच्चे जो हैं वो अडॉप्ट कर सकती हैं, फिर उनका ख्याल रख सकती हैं, और अभी आपने पूरी जब ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए बना दी है? अच्छा, मेरा एज सच प्लान नहीं था कि मुझे बच्चों को ही अडॉप्ट करना है। मैं सोशल वर्क कर रही थी, कॉलेज लाइफ से ही मेरा बहुत रुझान था सोशल वर्क की तरफ। मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, कुछ करके मरना चाहती थी। अच्छा। तो करते करते मेरा जो माइंड था, पहले वो किसी और कम्युनिटी के लिए काम करना चाहती थी, इंटरसेक्स के लिए, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसी और भी कम्युनिटीज़ है जिनके लिए हम काम कर सकते हैं, लाइक हम ऑर्फन्स के लिए काम कर सकते हैं। इसी तरह से फिर मैंने करते करते मुझे आया कि मैंने ऑर्फनेजेस के साथ एज ए वॉलंटियर काम करना शुरू किया। और जब मैं उनके साथ काम कर रही थी तब मुझे लगा कि मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ, लाइक मैं कुछ करना चाहती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। बिकॉज हम कहीं भी एज ए वॉलंटियर काम करते हैं तो उनकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। सही। तो देन मैंने जिनके पास एज ए वॉलंटियर काम किया उनके साथ डिस्कस किया। तो करते करते फिर मुझे खुद अल्लाह ताला ने ज़हन में डाल दिया कि खुद कुछ करना चाहिए, तो फिर इसको स्टार्ट किया था। किस तरह से बच्चों को अडॉप्ट करना शुरू किया, क्या इसका प्रोसीजर था? आपको कहीं ऐसे बच्चे नज़र आए कि ऐसी हालत में वो थे कि आपको लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए? जब मैं एज ए वॉलंटियर काम कर रही थी तो मेरे कुछ इस तरह के लिंक्स बन चुके थे जो कि मुझे बताते थे कि इस तरह से यहाँ बच्चे मौजूद हैं, तो उनको प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू हम यहाँ पे एडमिट करते हैं, जिसमें हम उनकी पहले वेरिफिकेशन करते हैं कि ये डिज़र्व करते हैं या नहीं, या फिर क्या मामला हैं बच्चों के साथ। उसके बाद जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होती है, देन ही हम एडमिट करते हैं। ये जब काम शुरू किया तो उस टाइम पे पेरेंट्स की सपोर्ट थी आपके साथ? जब मैंने पहले अपनी मदर के साथ डिस्कस किया था, जब मैंने उनके साथ डिस्कस किया था तो शी सेड के पहले मैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं ये सब कर लूँ। आई थिंक मैं उनको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि मैं क्या करना चाह रही हूँ ज़िंदगी में, फिर मैंने उनसे चुप कर ही किया था। फिर तो ये बड़ा मुश्किल रहा होगा आपके लिए, लाइक आप खुद भी स्टूडेंट हैं, फिर आपने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, तो फिर किसने सपोर्ट किसने किया आपको? मैंने पेरेंट्स के बाद मैंने डिस्कस किया था अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, लेकिन उन्होंने भी मुझे डिस्करेज ही किया था कि इसके लिए बहुत सारा फाइनेंस चाहिए, बजट चाहिए अच्छा, और एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन मुझे अब लगता है कि इस काम को करने के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं, आपको पैशन चाहिए। और उस टाइम पे मेरा पैशन एक पीक पे था, मुझे लगता था कि मैंने अभी नहीं किया ना तो बस मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं है कुछ करने के लिए, तो मुझे अभी ही करना है। कौन हेल्प कर रहा है? फंडिंग कहाँ से हो रही है बच्चों के परवरिश के लिए, उनकी स्कूलिंग के लिए? फैमिली एंड फ्रेंड्स के थ्रू सारे अखराजात इसके बढ़ते। अगर वैसे कोई डोनेट करना चाहे तो वी डू एक्सेप्ट, और उसके लिए हमारा प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अभी आपके पास 17 बच्चे हैं, तो मज़ीद अगर कोई बच्चे आपके पास आते हैं या आप कहीं से अडॉप्ट करेंगे, आपको इस काम को बढ़ाने का आपका इरादा है? बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे आप देखें तो बहुत सारे यतीम बच्चे हैं। पाकिस्तान की एक ख़ास रेशो है जो कि यतीम बच्चों की है, तो उनको कौन देखेगा? हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम देखें। बल्कि मैं यहाँ पे सभी जो सुनने वाले हैं उनको भी मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी अपने आसपास देखें, ऐसे बहुत से बच्चे मौजूद हैं। अगर अल्लाह ताला ने किसी वजह से उनसे बाप का साया छीन लिया है तो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए वसीला के तौर पर, तो प्लीज़ आप भी अपना रोल प्ले करें। वक्त के साथ जैसे आपका काम बढ़ जाएगा या आपके पास ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे तो फिर आपको उसके लिए ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होगी, तो आपका क्या इरादा है कि कहाँ से फिर आप वो फंडिंग और वो सारे जो उनके अखराजात हैं वो कैसे मैनेज करेंगे फिर? अब पहली चीज़ के फाइनेंस के हवाले से मैं कभी भी परेशान नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सिविल केयर होम के अंदर कोई भी बच्चा आ रहा है तो वो अपना नसीब अपने साथ लेकर आता है। अच्छा, बच्चे कौन से हैं आपके पास? वो सब बच्चे ऑर्फन्स हैं या फिर कहीं से कोई रेफ़र करता है आपको? कहाँ से बच्चे आते हैं? हमारे पास सिंगल ऑर्फन्स हैं, डबल ऑर्फन्स हैं, उसके अलावा कुछ पेरेंट्स जो मदर खुद शादी कर लेते हैं कहीं और, फादर कहीं और कर लेते हैं। अच्छा। बच्चों को बिल्कुल अबेंडन कर देते हैं, तो वो बच्चे भी मौजूद हैं। तो बच्चों की क्या एज है, कितनी उम्र के बच्चे? जो हमारा क्राइटेरिया है वो हम 0 to 5 फॉर बॉयज़ और 0 to 7 फॉर गर्ल्स। यहाँ पर जो सबसे छोटा बच्चा वो 2.5 साल का है। सही। तो बच्चों को कोई नो हार्म होती है अगर उनका कोई एक पेरेंट जिंदा है, तो उन्हें पता है कि हमारा एक पेरेंट जिंदा है, या वो मिलने के लिए आते हैं यहाँ पर उनसे? जो बच्चे थोड़ी समझ रखते हैं, लाइक जो 4-5 साल का बच्चा, उसको पता होता है कि मेरे फादर हैं या नहीं है, मदर हैं या नहीं है, उनको इस चीज़ की थोड़ी सी समझ होती है। लेकिन जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, जैसे मैंने बोला 2.5 साल का बच्चा है, उसको बिल्कुल नहीं पता कि मेरे फादर कौन है, मेरी मदर कौन है, कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूँ। उसे लगता है बस यही मेरा घर है, मैं यहीं पे हूँ शुरू से। और वो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो कभी कोशिश करते हैं उनसे मिलने आने की, हम बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने? जो डबल ऑर्फन्स हैं उनका तो कोई कोशिश नहीं करता, लेकिन जो सिंगल ऑर्फन्स हैं उनकी भी ऐसा तो कोई यहाँ पे मिलने नहीं आता। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनको कोई त्यौहार आए तो अपने मदर्स के साथ, सिंगल जो उनकी मदर्स हैं उनके साथ ईद गुजार लें। लेकिन
बच्चे यहाँ से जाना नहीं चाहते। बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं और बच्चे भी हैं, कोई त्यौहार हो, ईद का या ऐसे किसी मौके पर अगर बच्चे जो है वो थोड़े से इमोशनल या जज्बाती हो जाएं या परेशान हो जाएं, तो फिर आप कैसे मैनेज करती हैं बच्चों को, कैसे संभालती हैं उन्हें? जब इस तरह का कोई मौका आता है तो हम यहाँ पे इस तरह का इन्वायरमेंट होता है कि बच्चे उसमें बहुत इंजॉय करते हैं। बिल्कुल भी बच्चे इमोशनल इस तरह का कोई सीन नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन जब ये कि बच्चे स्टार्ट में एडमिट होते हैं ना, तो उस टाइम पे उनको टैकल करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि वो रूम बंद करके बैठ जाना, अकेले रोते रहना, तो वो जिस ट्रॉमा से गुजर के आए होते हैं ना, उसको टैकल करना बहुत ज़रा मुश्किल होता है। तो स्कूलिंग बच्चों की यहीं पर हो रही है या बाहर बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें एडमिशन करवाया आपने स्कूल में? हमारे कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चों की अभी होम स्कूलिंग कंटिन्यू है, क्योंकि हम 6 मंथ तक होम स्कूलिंग करते हैं। सही। उसके बाद एडमिट कराते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए कितना स्टाफ रखा हुआ है आपने उनकी देखभाल के लिए यहाँ पे? बच्चों के लिए 7 to 8%। 7 to 8%। तो पेड स्टाफ है या फिर वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं? कुछ पेड स्टाफ है, कुछ अनपेड स्टाफ है। फिर कहाँ से उनके अखराजात कहाँ से मैनेज होते हैं एम्प्लॉयज़ के? जिस तरह से बच्चों के मैनेज होते हैं उस तरह से एम्प्लॉयज़ के भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। सही। जो अनपेड स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, तो मेरी कोशिश भी ये होती है कि हम यहाँ पे जो भी स्टाफ रखते हैं ना, तो वो कमाने से ज़्यादा ना बच्चों के लिए आए। अच्छा, आप खुद भी यहाँ पे बच्चों के साथ मौजूद होती हैं सारा वक्त यहाँ पर? बिल्कुल, मैं यहीं पे होती हूँ बच्चों के साथ ही। और इसके अलावा ईद पर जैसे हमारा सारा जो स्टाफ है वो ईद की छुट्टियों पे था, तो मैं 24 आवर्स इनके साथ थी, सुबह शाम दिन रात इन्हीं के साथ थी।